Are you want to become nursing officer? Yes, but confused which guide or book is best for nursing officer exams? प्रॉब्लम सॉल्व। मिशन हाई है ना? आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। अब नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान, क्योंकि मिशन हाई लेकर आ गया है कंप्लीट स्टडी मटेरियल। मिशन परिचारिका गाइड, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स कंप्लीट थ्योरी विद इमेज। मिशन नॉन टेक, ए शॉर्ट गाइड फॉर ऑल नॉन टेक सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर एंड जनरल साइंस। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से। हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमारा CNCI एग्ज़ाम जो कि 4 जुलाई को हुआ है, उसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो अब उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 51। नेम द नॉन स्टिमुलेंट ड्रग with non-epinephrine reuptake inhibiting action used in the treatment of ADHD। कौन सा इनमें से नॉन स्टिमुलेटिंग ड्रग है जो कि हम ADHD के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं एटोमोजेटाइन, बी डेक्साएम्फेटामाइन, सी मिथाइल फेनिडेट, डी फिमोजाइट। इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से। ADHD क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। तो इसमें हम कौन सा नॉन स्टिमुलेंट ड्रग देंगे, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर है एटोमोजेटाइन। एटोमोजेटाइन जो है वो हमारा नॉन स्टिमुलेंट ड्रग होता है, जो कि हम ADHD के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो जो बाकी ऑप्शंस हैं उसमें डेक्साएम्फेटामाइन जो होता है ये हमारा CNS स्टिमुलेंट होता है, ना कि नॉन स्टिमुलेंट। मिथाइल फेनिडेट जो है ये भी हमारा CNS को स्टिमुलेट करता है। और जो लास्ट ऑप्शन है फिमोजाइट, ये जो है हमारा एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है। तो इसलिए इसमें करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए एटोमोजेटाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ शुड अ नर्स एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन अडल्ट? नर्स आयरन इंजेक्शन कैसे देगी अडल्ट को? इंट्राडर्मल इन द फोरआर्म, सबक्यूटेनियस इन द आर्म, या फिर जेड ट्रैक IM इन द ग्लूटियल, या IM इन द डेल्टॉइड। इनमें से कौन से मेथड से वो इंजेक्शन देगी एडल्ट में आयरन का? जल्दी से कमेंट करिए आंसर। जो आयरन का इंजेक्शन होता है ये डिस्कलरेटिव होता है और इरिटेटिंग होता है, इसलिए इसको जो नर्स है वो जेड ट्रैक IM इन द ग्लूटियल मेथड से देगी। मतलब ग्लूटियल मसल में हम देते हैं जेड ट्रैक मेथड से। और ये जो जेड ट्रैक मेथड होता है ये क्यों देते हैं? क्योंकि ये हमारा जो है लीकेज जो होता है ड्रग का लीकेज, और जो इरिटेशन होती है या फिर डिस्कलरेशन जो है, जैसे कि आयरन से हमें डिस्कलरेशन और इरिटेशन देखने को मिलता है, उसको प्रिवेंट करता है। दूसरा ये कि ये जो हमारा जेड ट्रैक मेथड है इसमें जो हमारा ड्रग है वो सील हो जाता है मसल में, तो इसलिए हम आयरन के इंजेक्शन को जेड ट्रैक मेथड से देना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ ए नॉर्मल चाइल्ड एट 12 मंथ इज़, मतलब 12 महीने मतलब 1 साल में नॉर्मल चाइल्ड की कितनी हाइट होगी? A 45 सेंटीमीटर, B 50 सेंटीमीटर, C 75 सेंटीमीटर, या D 100 सेंटीमीटर। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नॉर्मल हाइट जो होती है, एवरेज हाइट, वो 50 सेंटीमीटर होती है। तो 1 साल बाद कितनी होगी ये पूछा है क्वेश्चन में। जल्दी से कमेंट करिए आंसर को। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा C, दैट इज़ 75 सेंटीमीटर। जब बच्चा 1 साल का होता है तो उसका हाइट जो होती है वो 75 सेंटीमीटर होती है। 2 साल के बच्चे की हाइट जो 75 है उसमें 12 प्लस कर देंगे तो 87 आ जाएगा। 3 साल के बच्चे की हाइट में जो हमारा 2 साल में 87 आया उसमें 9 प्लस कर देंगे तो 96 आ जाएगी। 4 साल बच्चे की हाइट जो 96 हमारा 3 साल का बच्चे का आया उसमें 6 प्लस कर देंगे तो 102 सेंटीमीटर, मतलब लगभग 100 सेंटीमीटर। तो हमारी जो हाइट है वो डबल होती है 4 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विद नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज़ कॉल्ड, मतलब डेप्थ उसकी इंक्रीज हो रही है और रेट जो है उसका
नॉर्मल है, तो इस ब्रीदिंग को हम क्या बोलते हैं? कुशमॉल्स ब्रीदिंग, ब्रेडिप्निया, ऑर्थोपनिया या हाइपर एप्निया? जल्दी से करिए कमेंट बॉक्स में आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइपर एप्निया। हाइपर एप्निया में जो है डेप्थ जो होती है ब्रीदिंग की वो इंक्रीज होती है, सिर्फ रेट जो होता है वो नॉर्मल होता है। बाकी जो है हमारा कुशमॉल ब्रीदिंग जो है इसमें डीप रैपिड और लेबर्ड ब्रीदिंग देखने को मिलती है, और ये हमारा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में होता है, ताकि जो हमारा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में जो एसिडोसिस है उसको रिलीव करने के लिए कुशमॉल ब्रीदिंग से एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है, तो वो कुशमॉल ब्रीदिंग उसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा ब्रेडिप्निया। ब्रेडिप्निया में जो होता है एबनॉर्मली स्लो ब्रीदिंग देखने को मिलती है। और ऑर्थोपनिया जो होता है ये हमारा जब लाइंग डाउन होता है तो ब्रेथलेसनेस होती है ड्यूरिंग लाइंग डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। अ नर्स एंटर्स अ रूम एंड फाइंड अ पेशेंट लाइंग ऑन द फ्लोर, विच एक्शन शुड द नर्स परफॉर्म फर्स्ट? नर्स आई है, उसने देखा पेशेंट फ्लोर पे लेटा हुआ है, तो वो कौन सा एक्शन करेगी? सबसे पहले असिस्ट करेगी पेशेंट बैक टू बेड, मतलब उसको वापस बेड पे लेके आएगी। इस्टेब्लिश करेगी वेदर द पेशेंट इज़ रिस्पॉन्सिव, पहले देखेगी पेशेंट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। तीसरा है आस्क द पेशेंट व्हाट हैपन, उसे पूछेगी क्या हुआ। डी कॉल फॉर हेल्प टू गेट द पेशेंट बैक इन बेड, किसी को बुलाएगी हेल्प के लिए पेशेंट को दोबारा बेड पे लाने के लिए। जल्दी से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज एस्टैब्लिश वेदर द पेशेंट इज रिस्पॉन्सिव। मतलब इसमें देखेगी सबसे पहले तो वो यही देखेगी ना पेशेंट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, उसको पहले उठा के बेड पे रखेगी। तब तक भले ही पेशेंट, अगर पेशेंट कोलैप्स हो रखा होगा तो उसको फिर इंट्यूबेट करना पड़ेगा, जो भी है वो सब आगे का प्रोसीजर अलग होगा। तो पहले उसका हम पहले देखेंगे कि वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। अगर वो रिस्पॉन्सिव होगा तो फिर उसके बाद हम उसको वापस बेड पे लेके आएंगे और अदर जो भी हमारी इंटरवेंशंस होंगे वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अमंग न्यूबॉर्न कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है वो कैसे हम न्यूबॉर्न में प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं आयरन देंगे मदर को 3rd ट्राइमेस्टर में, फॉलिक एसिड देंगे मदर को 1st ट्राइमेस्टर में, आयरन और फॉलिक एसिड दोनों देंगे प्रेगनेंसी के दौरान, या विटामिन के देंगे मदर को इन 1st ट्राइमेस्टर। जल्दी से करिए कमेंट बॉक्स में आंसर। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है हमारा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है वो हमारा न्यूरल ट्यूब जो होती है, जैसे इसमें 2 डिफेक्ट्स आते हैं, स्पाइना बाइफिडा, एनेनकेफेली, ये दोनों डिवाइड होते हैं इसमें। स्पाइना बाइफिडा तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का हो गया, और एनेनकेफेली जो होता है वो हमारा ब्रेन के डिफेक्ट आ जाते हैं। तो ये हमारे दोनों डिफेक्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में देखने को मिलते हैं। और ये किसके थ्रू होता है? ये होता है हमारा फॉलिक एसिड, फॉलिक जो होता है एसिड उसकी डेफिशिएंसी के कारण। तो अगर जैसे कि इसका सही ऑप्शन है बी, फॉलिक एसिड टू मदर इन 1st ट्राइमेस्टर हम देना स्टार्ट कर देंगे। बट अगर जैसे कोई कपल जो है वो कंसीव करना चाह रहा है, तो कंसीव करने से उसके 2 to 3 मंथ्स पहले से हम फॉलिक एसिड स्टार्ट करवा सकते हैं टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और अगर किसी ने कंसीव कर लिया है तो उसके 1st ट्राइमेस्टर में हम फॉलिक एसिड स्टार्ट करते हैं ताकि उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रिवेंट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है? मॉर्निंग सिकनेस होती है, लिथार्जी होती है, एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है, या एक्सेसिव लूज मोशंस होते हैं? जल्दी से करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। जैसे नाम से पता चल रहा है हमें हाइपर एमेसिस, एमेसिस मतलब वॉमिटिंग, हाइपर मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा वॉमिटिंग, और ग्रेविडेरम का मतलब होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा वॉमिटिंग होना हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ एक्सेसिव वॉमिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पोजीशन टू बी प्रोवाइडेड टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट वाइल परफॉर्मिंग माउथ केयर? एक पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है, उसकी माउथ केयर करनी है, तो हम कौन सी पोजीशन देंगे उसको? फाउलर्स देंगे, नी चेस्ट देंगे, सुपाइन देंगे, या साइड लाइन देंगे? जल्दी से कमेंट करिए। अनकॉन्शियस है पेशेंट, पेशेंट अनकॉन्शियस है तो कौन सी पोजीशन देंगे उसको माउथ केयर के दौरान? हम पेशेंट को
साइडलाइन पोजीशन देंगे। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्यों साइडलाइन पोजीशन देंगे? जिसके कारण पेशेंट एस्पिरेट ना कर जाए। अगर हम उसको सुपाइन देंगे तो पेशेंट एक्सपीरेट कर सकता है, नी चेस्ट तो हम दे ही नहीं सकते, अनकॉन्शियस पेशेंट है, और फाउलर्स देंगे तो भी एस्पिरेट कर जाएगा, इसलिए हम साइडलाइन पोजीशन देंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 59। मिस्टर शर्मा डेवलप्स फीचर ऑफ डिप्रेशन आफ्टर हिज डाइवोर्स। हेयर डाइवोर्स इज कंसिडर एज, डाइवोर्स हुआ है उसके बाद उसको डिप्रेशन हुआ है, तो डाइवोर्स यहाँ पे कौन सा फैक्टर को शो कर रहा है? प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, परपिचुएटिंग फैक्टर है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, या पर्सनैलिटी फैक्टर है? जल्दी से कमेंट करिए। डिप्रेशन हुआ है उसको और डिवोर्स के बाद डिप्रेशन हुआ है, तो कौन सा फैक्टर इसमें हम शो हो रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर ए। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर इसलिए है क्योंकि देखो जैसे उसका डिवोर्स हुआ है उसके बाद ही उसको डिप्रेशन हुआ है, तो ये हमारा ट्रिगर एक इवेंट हो गया जिसकी वजह से हुआ है, तो ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। बाकी जो हमारा परपिचुएटिंग फैक्टर है, ये तो जो कोई भी एक प्रॉब्लम पहले से चल रही है उसको मेंटेन करने वाला फैक्टर है। ये मेंटेन द प्रॉब्लम वंस इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश, वो प्रॉब्लम पहले से इस्टेब्लिश हो चुकी है और उसको मेंटेन करने वाले फैक्टर को हम परपिचुएटिंग फैक्टर बोलते हैं। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं जो हमारे, जैसे कि रिस्क फैक्टर, जैसे कि जेनेटिक हो गया, किसी को इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, तो ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ बेबी हुज बर्थ वेट इज़ 3 kg, व्हाट विल बी हिज रिक्वायर्ड वेट एट द एज ऑफ 4 ईयर। 3 kg का बच्चा है, उसका 4 साल बाद कितना वेट होगा ये पूछ रहे हैं। 6 kg होगा, 12 kg होगा, 14 kg होगा, या 16 kg होगा? जो बेबी होता है उसका जो नॉर्मल बर्थ वेट होता है वो 2.5 to 3.5 kg नॉर्मल होता है, तो 4 साल बाद कितना होगा उसका? 2 साल बाद जो है बर्थ वेट जो होता है, मतलब 6 मंथ के बाद वो डबल होता है, 1 साल के बाद ट्रिपल होता है, 2 साल के बाद 4 गुना हो जाता है, 3 साल के बाद 5 गुना हो जाता है, और 5 साल के बाद 6 गुना हो जाता है। तो ये लगभग 4 साल के बाद ये कुछ 16 kg के अराउंड होगा, क्योंकि 6 साल में ये 5 साल में ये 6 टाइम्स हो रहा है बर्थ वेट के, तो 3 6 18, और इन्होंने पूछा है 1 साल पहले का, तो उसमें से 2 हम घटा लेंगे जिससे कि 16 आ जाएगा हमारा आंसर। लगभग 16 kg के अराउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग कॉज पुअर विजन एंड डिफ़िकल्टी इन कलर परसेप्शन। कौन सा जो इनमें से एंटी ट्यूबरकल ड्रग है जो विजन को अफेक्ट करता है और कलर के परसेप्शन को अफेक्ट करता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथैम्ब्यूटॉल, रिफैम्पिसिन, पायराज़िनामाइड। जल्दी से आंसर कीजिए। ये सारे हमारे एंटी ट्यूबरकल ड्रग हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ इथैम्ब्यूटॉल। इथैम्ब्यूटॉल जो होता है वो हमारा विजन को अफेक्ट करता है, कलर परसेप्शन को अफेक्ट करता है। बाकी जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है ये ऑटोटॉक्सिसिटी करता है, और रिफैम्पिसिन जो है ये हमारा डिस्कलरेशन करता है, मतलब जैसे कि स्किन का येलो और ऑरेंज कलर की स्किन हो जाएगी, टीथ हो जाएंगे, यूरिन स्टूल इनका कलर चेंज हो जाता है, ये रेडिश येलो कलर हो जाता है। और पायराज़िनामाइड जो है ये हमारे लीवर को डैमेज करता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग और अपसेट स्टमक ये सब हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द एक्ट ऑफ रबिंग एन ऑयल इनटू द स्किन टू प्रोड्यूस अ लोकल इफेक्ट इज़ नोन एज। रब जब कर रहे हैं हम किसी ऑयल को स्किन में, तो ये कौन सा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है? इंजेक्शन, इन्हेलेशन, इनक्शन, या इन्फ्यूजन? जल्दी से कमेंट करिए आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, दैट इज़ इनक्शन। जो इनक्शन होता है उसमें क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को रब करते हैं, ऑयल हो गया, कोई ऑइंटमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, उसको रब कर रहे हैं स्किन पे, और वो वहाँ का लोकल इफेक्ट जो है वो शो करता है। बाकी इन्हेलेशन में तो कुछ चीज़ सूंघ रहे हैं, वो इन्हेलेशन हो गया। इंजेक्शन तो हमें पता है इंजेक्ट कर रहे हैं कुछ। इन्फ्यूजन जो है हम इन्फ्यूजन के थ्रू, मतलब आईवी लाइन के थ्रू दे रहे हैं, वो इन्फ्यूजन हो गया। तो ये इसमें से सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अ 50-year-old मैन प्रेजेंट विथ सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया हो गया है, ब्रेथलेसनेस है, चेस्ट पेन है, उसको सडनली सांस लेने में दिक्कत होने लग गई है और चेस्ट में पेन हो रहा है। एग्जामिनेशन जो है, जब हमने एग्जामिन किया तो शो हो रहा है टेकिपनिया, हाइपोटेंशन, साइनोसिस, जुगुलार वेन डिस्टेंशन, टैकीकार्डिया और लो ग्रेड फीवर। ये सारी चीज़ें उसको देखने को मिल रही है एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो इसमें हम क्या डायग्नोस करेंगे? एक्यूट एमआई, एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, स्ट्रोक या पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जल्दी से कमेंट करिए आंसर को। टेकिपनिया हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है, साइनोसिस हो रहा है, जुगुलार वेन भी डिस्टेंड हो रही है उसकी, और टैकीकार्डिया हो रहा है उसको, और फीवर भी है लो ग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज़ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है, जो आर्टरीज, जो लंग्स हो गई या कहीं की भी आर्टरीज जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, किसी भी ब्लड क्लॉट से भी हो सकता है वो, या एयर एम्बोलिज्म भी हो सकता है किसी एयर के, या फिर फैट एम्बोलिज्म भी हो सकता है। मतलब कोई भी क्लॉट जो है वो जाके हमारा ब्लॉक कर देगा लंग्स की आर्टरीज़ को, जिसकी वजह से उसको ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, उसका जुगुलार जो प्रेशर, वेन का प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, डिस्टेंशन हो जाएगा जुगुलार वेन में। और ये मोस्टली हमारे डीवीटी वाले पेशेंट्स को देखने को मिलता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले को, क्योंकि उनको थ्रोम्बाई होता है, तो जिसकी वजह से उनके जो लेग से ब्लड क्लॉट है वो ट्रैवल करके उनकी पूरी बॉडी में ट्रैवल करने लग जाता है, और वो जाके अगर लंग्स में क्लॉग हो जाता है तो फिर हमें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। While providing care to a patient with hepatitis, the nursing officer should take special precaution too। मतलब पेशेंट को हेपेटाइटिस है, जब उसको नर्स केयर प्रोवाइड कर रही है तो वो कौन सा प्रिकॉशन लेगी? प्रिवेंट करेगी ड्रॉपलेट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यूज़ कॉशन व्हेन ब्रिंगिंग फूड टू पेशेंट, वियर मास्क एंड गाउन बिफोर एंटरिंग द रूम, यूज़ ग्लव्स व्हेन रिमूविंग द पेशेंट्स बेड पैन। इनमें से कौन सा प्रिकॉशन वो लेगी? जल्दी से कमेंट करिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यूज़ ग्लव्स व्हेन रिमूविंग द पेशेंट्स बेड पैन। क्योंकि हमें पता है हेपेटाइटिस जो है वो हमारा फीको ओरल रूट से होता है, तो जब किसी पेशेंट को खाना दे रही है वो, तो उसमें हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रॉपलेट तो ये इन्फेक्शन है ही नहीं है, तो इसलिए उसमें भी कोई वो नहीं है। और मास्क या फिर गाउन बिफोर एंटरिंग द रूम, इसका भी कोई लिंक नहीं है इससे। तो इसका सीधा लिंक है कि ग्लव्स देगी जब भी उसका बेड पैन, क्योंकि बेड पैन से क्या होगा कि फीको ओरल रूट है, मतलब जैसे यूरिन हो गया या उसका स्टूल पास किया तो उसके थ्रू हेपेटाइटिस फैल सकता है, इसलिए डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म अफेकिया मीन्स, अफेकिया का मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ लेंस, एब्सेंस ऑफ लेंस, एनहांसमेंट ऑफ लेंस या लेंस डिजीज़। जल्दी से कमेंट करिए। इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, दैट इज़ एब्सेंस ऑफ लेंस। अफेकिया मीन्स एब्सेंस ऑफ लेंस, एक या दोनों आइज़ में अगर एब्सेंस हो गया उसको हम अफेकिया कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूटेराइन फंडस हाइट ऑफ अ प्रेग्नेंट पेशेंट इज़ एट लेवल ऑफ अम्बलाइकस, हर प्रेगनेंसी इज़ अबाउट। मतलब फंडस उसकी अम्बलाइकस पे हमें फील हो रही है, तो फिर उसका कहाँ पे होगा? 10 to 12 वीक की प्रेगनेंसी है उसकी, 14 to 16 वीक की प्रेगनेंसी है, 20 to 24 वीक्स की है, या 30 to 32 वीक्स की है। अम्बलाइकस पे है उसका फंडस, तो कौन सी वीक की प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी? जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, दैट इज़ 20 to 24 वीक्स। क्योंकि 12 वीक्स पे फंडस जो है जस्ट अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, 14 to 16 वीक पे जो है बिटवीन अम्बलाइकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, 30 to 32 वीक्स पे जो हमारा फंडस है वो ज़िफिस्टर्नम और अम्बलाइकस के बीच में होता है, और 36 वीक्स to 38 वीक्स में फंडस जो है वो राइट अप अंडर द स्टर्नम होता है, और 40 वीक्स में जब वो टर्म हो जाता है तो फंडस जो है ड्रॉप हो जाता है 38 वीक्स के लेवल पे, और क्योंकि वो जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो भी ड्रॉप डाउन हो जाता है पेल्विस में, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है 20 to 24 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज अ नर्स यू आर मॉनिटरिंग अ पेशेंट इन इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड, यू आर चेकिंग टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, पल्स एंड बीपी एवरी 15 मिनट्स फॉर फर्स्ट आवर।
विच वैल्यू सजेस्ट यू दैट देयर इज़ एन एक्सेसिव ब्लड लॉस। कौन सी इसमें से बता रही है कि अब तुम एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है। इंक्रीज पल्स रेट 90 to 102 एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट 1822, टेम्परेचर उसका 100.2 फ़ारेनहाइट, या नन ऑफ द अबव। जल्दी से कमेंट करिए आंसर। ब्लड लॉस हो रहा है तो इनमें से कौन सा हमें देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, इंक्रीज पल्स रेट 90 to 100, क्योंकि जब भी हमारा ब्लड लॉस होता है तो पल्स रेट इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि लेस ब्लड जो है ट्रैवल कर रहा है हार्ट को, तो हार्ट जो है वो पंप करने के लिए उसको ब्लड नहीं मिलता, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर देता है हमारे हार्ट रेट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पंप कर सके हार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 68, while assessing Mr. Gupta with Braden scale, the score attained was 8, which indicates the risk of developing pressure sore for Mr. Gupta is। अगर उसका स्कोर 8 है तो कौन सा लेवल का रिस्क बताएगा, माइल्ड है, मॉडरेट है, हाई है, या वो बहुत ज़्यादा हाई है। जल्दी से कमेंट करिए। ब्रैडन स्केल जो होता है वो हमारा बेड सोर के लिए यूज़ करते हैं हम, बेड सोर स्कोरिंग के लिए। इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट करिए। इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, दैट इज़ वेरी हाई, क्योंकि 9 या 9 से कम होता है अगर स्कोर तो वेरी हाई होता है। हाई रिस्क होता है जब 10 से 12 होता है स्कोर, मॉडरेट होता है जब 13 से 14 होता है स्कोर, माइल्ड होता है जब 15 से 18 होता है स्कोर, और कोई भी रिस्क नहीं होता जब 19 से 23। जो मैक्सिमम स्कोरिंग है वो 23 है, और जो ली स्कोरिंग मतलब जो वेरी हाई रिस्क है वो 9 और 9 से कम वालों का वेरी हाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ओपनिंग दैट कम्स टू आर्टरिया ऑफ द फीटल हार्ट। जो कनेक्ट कर रही है दो आर्टरिया फीटल हार्ट के, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी ओपनिंग होती है वो। डक्टस आर्टरियोसिस, डक्टस विनोसिस, फोरामेन ओवेल, या लिगामेंटस टेरस। जल्दी से कमेंट करिए। जो कनेक्ट करिए दो आर्टरी या फीटल हार्ट के, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं फीटल हार्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, दैट इज़ फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल जो है वो हमारा कनेक्ट करती है दो आर्टरिया, और जब ये क्लोज हो जाता है तो इसको तब हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। और जो हमारा डक्टस आर्टरियोसिस है वो हमारी ओपनिंग होती है दो ब्लड वेसल, ऑर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो ओपनिंग होती है वो डक्टस आर्टरियोसिस होती है। और डक्टस विनोसिस जो होता है वो हमारा बाद में चेंज हो जाता है जब बर्थ के बाद लिगामेंटस विनोसम में। और लिगामेंटस टेरस जो होता है वो हमारा अम्बलाइकल वेन जो होती है वो बाद में कन्वर्ट हो जाती है लिगामेंटस टेरस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक कंडीशन कैरियोटाइप 47 XXY इज सीन। इनमें से किस में XXY सीन होता है 47। डाउन सिंड्रोम में, क्लिनफेक्टर सिंड्रोम में, एडवर्ड सिंड्रोम में, या पटाउ सिंड्रोम में। जल्दी से कमेंट करिए इनमें से कौन से कैरियोटाइप 47 XXY देखने को मिलता है किसमें। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, क्लिनफेक्टर सिंड्रोम। क्लिनफेक्टर सिंड्रोम जो होता है इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। बाकी जो डाउन सिंड्रोम है ये हमारा ट्राइजोमी होता है 21 क्रोमोसोम का। एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है वो हमारा ट्राइजोमी होता है 18 क्रोमोसोम का। पटाउ जो होता है हमारा, पटाउ वाले में ट्राइजोमी हमें 13 क्रोमोसोम की देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, क्लिनफेक्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। विच स्टेटमेंट अमंग the following is true as far as maturation of Graafian follicle is concerned। ग्राफियन फॉलिकल से रिलेटेड मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। मैचुरेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ FSH एंड LH। मैचुरेशन इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय FSH। मैचुरेशन इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय LH। मैचुरेशन इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा करेक्ट है इसमें से, मतलब मैचुरेशन जो है ग्राफियन फॉलिकल की, इनमें से कौन सी चीज़ इन्फ्लुएंस करती है। जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, करेक्ट आंसर है इसका ए,
दैट इज़ मैचुरेशन इज़ इन्फ्लुएंस बाय बोथ FSH एंड LH, मतलब इसमें FSH और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों की हमें ज़रूरत है ताकि ग्राफ्टिन फॉलिकल मैच्योर हो सके। बाकी ऑप्शंस में मैचुरेशन इज़ ऑनली इन्फ्लुएंस बाय FSH, ये भी गलत है क्योंकि इसमें LH की भी ज़रूरत है, और इसमें है कि मैचुरेशन इज़ ऑनली इन्फ्लुएंस बाय LH, तो इसमें FSH की भी ज़रूरत है, और प्रोजेस्टेरॉन से कोई भी मैचुरेशन इन्फ्लुएंस नहीं होती, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन विल यू टेक इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन? अगर किसी को ब्लड चढ़ रहा है और उस ब्लड चढ़ते चढ़ते उसको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया, तो क्या करेंगे हम, कौन सा इमीडिएट एक्शन करेगी नर्स? इन्फॉर्म करेगी फिजिशियन को, इन्फॉर्म करेगी ब्लड बैंक को, मॉनिटर करेगी वाइटल साइन को, या स्टॉप करेगी ट्रांसफ्यूजन और मॉनिटर करेगी वाइटल साइन को? जल्दी से कमेंट करिए आंसर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहा है तो इमीडिएट एक्शन क्या होगा, क्या करेगी नर्स इमीडिएटली? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज़ स्टॉप करेगी ट्रांसफ्यूजन को और फिर मॉनिटर करेगी वाइटल, क्योंकि बाकी चीज़ें तो बाद में भी हो सकती है। सबसे पहले तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ है तो ट्रांसफ्यूजन को ही बंद करेंगे, उसके बाद मॉनिटर करेगी फटाफट से वाइटल साइन, बाद में वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी और बाकी चीज़ें बाद में करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज अ स्टाफ नर्स यू आर केयरिंग अ पेशेंट विथ सोरियासिस, salicylic acid is prescribed to the patient, which finding indicates the presence of systemic toxicity from this medication। मतलब सोरियासिस का कोई पेशेंट है, उसको सैलिसिलिक एसिड जो है वो चल रही है, तो कौन सा इसमें से टॉक्सिसिटी दिखाएगी सैलिसिलिक एसिड की? रेस्पिरेशन डिक्रीज हो रहा है, टिनाइटस हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या डायरिया हो रहा है? इनमें से कौन सा टॉक्सिसिटी शो कर रहा है? जल्दी से कमेंट करिए। सैलिसिलिक एसिड की टॉक्सिसिटी पूछी है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ टिनाइटस। क्योंकि जो सैलिसिलिक एसिड होता है ये हमारा सैलिसिलिज्म करता है, जो इसकी टॉक्सिसिटी होती है, जिसकी वजह से हमें टिनाइटस, कन्फ्यूजन, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग ये सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस इज़ द पॉइंट एट इंटरसेक्शन ऑफ। फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस जो होता है वो कौन सा पॉइंट होता है, कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ये पॉइंट, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। मिड एक्सिलरी लाइन एंड द लाइन ड्रॉन थ्रू 4th इंटरकोस्टल स्पेस, या फिर एंटीरियर एक्सिलरी लाइन एंड 6th इंटरकोस्टल स्पेस, या फिर पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन एंड 5th इंटरकोस्टल स्पेस, या फिर एंटीरियर एक्सिलरी लाइन एंड 6th इंटरकोस्टल स्पेस। तो इसमें ऑप्शन बी और डी तो सेम है, जल्दी से आंसर बताइए इसका, कमेंट करिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ मिड एक्सिलरी लाइन एंड लाइन ड्रॉन थ्रू द 4th इंटरकोस्टल स्पेस। जो फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस होता है वो हम यूज़ करते हैं CVP मेज़र करने के लिए, जो कि हम वाया ट्रांसड्यूसर के थ्रू हम CVP मेज़र करते हैं फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस से। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बाकी बी और डी तो सेम था, वो तो वैसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम ऑफ द रिसेप्टर ऑन एपिडर्मिस दैट ट्रांसमिट स्टिमुलाई टू द एक्सॉन थ्रू द केमिकल सिनेप्सिस। कौन सा ऐसा रिसेप्टर है जो एपिडर्मिस पे प्रेजेंट है, जो हमारा स्टिमुलाई जो है वो स्टिमुलाई करता है, ट्रांसमिट करता है स्टिमुलाई को? लैग्रहन सेल, मार्केल सेल, वुड्जर सेल, या बर्गर सेल? जल्दी से कमेंट करिए कौन सा ट्रांसमिट करता है स्टिमुलाई एक्सॉन को। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा मार्केल सेल। मार्केल सेल जो होते हैं वो फाउंड होते हैं राइट बिलो द एपिडर्मिस, और ये स्टिमुलाई जो है वो हमारा ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेसना विद अ कीमोथेरेपी एजेंट हेल्प्स इन। मेसना हम कीमोथेरेपी एजेंट के साथ क्यों देते हैं? फेवरिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल, प्रोटेक्टिंग द सेल्स, प्रिवेंटिंग फॉर्मेशन ऑफ यूरिक सेल्स, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ WBC। इनमें से कौन सा एक्शन करता है मेसना जिसको हम कीमोथेरेपी के साथ देते हैं? जल्दी से कमेंट करिए आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा
ऑप्शन बी प्रोटेक्टिंग सेल, जो हमारा मेसना है वो प्रोटेक्ट करता है सेल्स को, ये हेल्प करता है, जो हमारा ब्लैडर इरिटेशन होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से जैसे हेमोरेजिक सिस्टाइटिस मतलब जो ब्लैडर से ब्लीडिंग होती है उसको प्रिवेंट करता है ये, तो इसलिए हम इसको कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स के साथ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। योर पेशेंट कंप्लेन ऑफ ड्राई माउथ है विथ स्वेलोइंग डिफ़िकल्टी हो रही है उसको, विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग कैन प्रोड्यूस दिस साइड इफेक्ट व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग इन द अबव कंडीशन। पेशेंट को कंप्लेन कर रहा है, उसको मुंह सूख रहा है उसको और निगलने में दिक्कत हो रही है, तो ये कौन सा ड्रग है जो ये वाले सिम्टम्स को करता है? डाइसाइक्लोमाइन, पैरेंटल पेमोएट, ग्रेस्लोफ्यूलिन या नेलॉक्सोन। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा करता है ड्राई माउथ और स्वेलिंग डिफिकल्टी? डाइसाइक्लोमाइन, पैरेंटल पेमोएट या ग्रेस्लोफ्यूलिन या नेलॉक्सोन। जल्दी करिए कमेंट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, डेट इज़ डाइसाइक्लोमाइन, क्योंकि डाइसाइक्लोमाइन जो होता है वो हमारा एंटीकोलिनर्जिक होता है। एंटीकोलिनर्जिक का एक्शन ही होता है डिक्रीज़ करना सिक्रीशंस को। अब सिक्रीशन डिक्रीज़ हो गए तो ड्राई माउथ देखने को मिलेगा और जिसकी वजह से स्वेलिंग डिफ़िकल्टी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूटेराइन पोलैरिटी इज़, यूटेराइन पोलैरिटी क्या है? द न्यूरोमस्कुलर डिसहार्मनी बिटवीन द टू यूटेराइन सेगमेंट्स throughout labor, the neurochemical disharmony between two segments of uterus throughout labor, the neuromuscular harmony between the two uterine segments throughout the labor या muscular disharmony between the two uterine segment during labor। क्या होता है यूटेराइन पोलैरिटी? तो इसका करेक्ट आंसर है द न्यूरोमस्कुलर हार्मनी होती है ये बिटवीन दो यूटेराइन सेगमेंट्स थ्रू आउट द लेबर। ये थ्रू आउट द लेबर हमारी यूटेराइन पोलैरिटी मेंटेन रहती है। मेन इसमें कोऑर्डिनेशन होता है हमारा जो फंडस के कॉन्ट्रैक्शन का और सर्वाइकल के डायलेशन का। फंडस कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से हमारा जो सर्वाइकल है वो डायलेट होता है, तो ये सर्विक्स की डायलेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। CAD का मेडिकल ट्रीटमेंट कौन सा है? कार्डियक कैथेटराइजेशन, ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग या परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। कमेंट करिए आंसर। मेडिकल ट्रीटमेंट कौन सा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट पूछा है। बाकी सारे ऑप्शंस हमारे सर्जिकल ट्रीटमेंट आता है CAD का, तो मेडिकल में आएगा ओरल मेडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मोनिलियासिस? कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो मोनिलियासिस करता है? कैंडिडा एल्बिकेंस, टीनिया क्यूरिस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या गोनोकोकाई। जल्दी से कमेंट करिए आंसर। कौन सा कॉज करता है हमारा मोनिलियासिस? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, कैंडिडा एल्बिकेंस। कैंडिडा एल्बिकेंस जो होता है अपॉर्चुनिटिक पैथोजेनिक ईस्ट होता है, मतलब फंगाई इन्फेक्शन करता है ये भी, और अपॉर्चुनिटिक होता है मतलब जहाँ पे इसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जहाँ पे इम्यूनो डेफिशिएंट है दिख रहा है वहाँ पे जाके ये कॉज करता है। नेक्स्ट है हमारा टीनिया क्यूरिस। ये जो होता है ये जोक इच होती है, जो जैसे कि टाइट क्लोथिंग की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, उन चीज़ों की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, इसको टीनिया क्यूरिस बोलते हैं। और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है वो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ये मोस्टली हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रैक इन्फेक्शन करता है। और जो हमारा गोनोकोकाई है वो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो ये गोनोकोकल इन्फेक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A 30-year-old pregnant woman is diagnosed with pulmonary tuberculosis. Which of the following anti-tubercle drugs should not be given? वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है और उसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस हुआ है, तो कौन सा नहीं देंगे हम ड्रग इसमें से? INH, आइसोनियाजाइड,
रिफैम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथैम्ब्यूटॉल। कौन सा नहीं देंगे? प्रेग्नेंट है वुमेन और उसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी है, तो कौन सा नहीं देंगे हम? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन सी। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो हमारा बेसिकली क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटल बैरियर को, और ये कॉज करता है बच्चे में ऑटोटॉक्सिसिटी, इसलिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिन अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a disorder of thought in which patient has a false and fixed belief that members of his family are trying to kill him। मतलब ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को फॉल्स फिक्स बिलीव हो जाता है कि उसके घर वाले उसको मारना चाहते हैं? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, निहिलिस्टिक डिसऑर्डर या डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। कौन सा इसमें से सही आंसर है? कमेंट करिए जल्दी से। फॉल्स फिक्स बिलीव है कि उसके फैमिली मेम्बर्स उसको मारना चाह रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में ऐसा लगता है कि अगला बंदा हमें मारना चाह रहा है, हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। और बी है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, इसमें लगता है कि मतलब मैं सुपीरियर हूँ और मेरे में स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, पावर है, मैं गॉड हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी वाले डिल्यूजन होता है। नेक्स्ट है निहिलिस्टिक डिसऑर्डर। निहिलिस्टिक में होता है कि उसको लगता है कि मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेरा कोई वजूद ही नहीं है, ये निहिलिस्टिक डिसऑर्डर होता है। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट में उसको गिल्ट रहता है कि मैंने कुछ गलत किया है, मतलब मेरे से कोई गलती हुई है, उसका गिल्ट रहता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्निक्टरस विच में अकर एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉन्डिस इज़ अ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ। कर्निक्टरस जो होता है वो अकर होता है, मतलब ये जॉन्डिस के बाद होता है, बट ये कौन से पार्ट को इफ़ेक्ट करता है हमारी बॉडी के? लीवर को, ब्रेन को, किडनी को या हार्ट को? जल्दी से आंसर कीजिए, कर्निक्टस कौन से पार्ट को इफ़ेक्ट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, ब्रेन। ये ब्रेन को अफेक्ट करता है, इंक्रीज़ हो जाता है जब हमारा लेवल ऑफ बिलिरुबिन, जिसकी वजह से रिजल्ट होता है हमारा ब्रेन डैमेज, और इसको कर्निक्टरस बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनसन साइन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडवांस्ड केसेस ऑफ। मुनसन साइन किस में देखने को मिलता है हमारा? केराटोकोनस, कैटरैक्ट, स्ट्रैबिस्मस या डायबिटिक रेटिनोपैथी? जल्दी से कमेंट करिए आंसर, किस में देखने को मिलता है मुनसन साइन? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा केराटोकोनस, दैट इज़ ऑप्शन ए। मुनसन साइन क्या होता है? ये हमारा कॉज करता है, जो हमारा कॉर्निया होता है इसमें कोन शेप का हो जाता है, और जो हमारा कैटरैक्ट है ये हमारा क्लाउडिंग हो जाता है क्लियर लेंस का। स्ट्रैबिस्मस जो होता है हमारा क्रॉस्ड आई होता है, और डायबिटिक रेटिनोपैथी जो होता है ये हमारा डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज बैंगल टेस्ट इज़ यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ। रोज बैंगल टेस्ट जो होता है हम किस चीज़ के डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं? ब्रूसेलोसिस, बिस्नोसिस, वूफिंग कफ या ब्रोंकिचिटियासिस? जल्दी से कमेंट करिए, रोज बैंगल टेस्ट किसके लिए हम डायग्नोस करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस के लिए हम डायग्नोस करते हैं रोज बैंगल टेस्ट, जिसमें हम एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं, एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं। बिस्नोसिस जो होता है वो हमारे बेसिकली लंग डिजीज़ होती है, जो कि हमारा कॉटन डस्ट के कारण होती है। और वूफिंग कफ जिसको हम पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, जो कि बॉर्डेला पर्ट्यूसिस से होता है। और ब्रोंकिटियासिस जो होता है ये हमारा एयरवे डैमेज होता है बाय मेकिंग, मतलब जो हमारे एयरवे है उसको क्लियर, म्यूकस जो होती है उसको क्लियर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारा एयरवे डैमेज होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज डेफिशिएंट इन डिप्रेशन। डिप्रेशन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर हमारा डेफिशिएंट देखने को मिलता है? ओनली सेरोटोनिन, ओनली 5-HT या सी गाबा या डी बोथ ए एंड बी? जल्दी से कमेंट करिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डेफिशिएंट होता है डिप्रेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी,
बोथ ए एंड बी, क्योंकि ओनली सेरोटोनिन ओनली 5-HT कुछ नहीं है, सेरोटोनिन और 5-HT दोनों सेम ही है। और जो हमारा गाबा है ये हमारा एंजाइटी में देखने को मिलता है, न्यूरोट्रांसमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट रिसीविंग IV फ्लूइड्स डेवलप्स वार्म, टेंडरनेस, एरिथमा एंड पेन एट द साइट, द नर्स सस्पेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। IV फ्लूइड ले रहा है पेशेंट और उसको वार्म हो रहा है, जहाँ से वो दे रहे हैं हम कैनुला लगा है उस साइड पे वार्म है, एरिथमा है, पेन भी है उसको, तो क्या है उसका, क्या हम सस्पेक्ट करेंगे? फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, सेप्सिस हो रहा है, फ्लेबाइटिस हो रहा है, या इनफिल्ट्रेशन हो रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस इज इन्फ्लामेशन हो जाता है जो हमारा वेन्स का, मतलब जो भी हमारी वेसल्स होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया तो फ्लेबाइटिस, और इन्फ्लामेशन में हमें पेन और टेंडरनेस, एरिथमा ये सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन इन ऑब्स्टेट्रिक पेल्विस इज रिलेटेड टू। जो हमारे स्टेशंस होते हैं, जो मतलब जैसे बच्चा कौन से स्टेशन पे है, तो वो हम किससे रिलेट करके हम पता करते हैं? इलियक स्पाइन से, इशियल स्पाइन से, कॉकिक से, या इलियम स्पाइन से? जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, इशियल स्पाइन। इशियल स्पाइन से हम रिलेट करके पता करते हैं कौन से स्टेशन पे है। अगर वो इलियक स्पाइन जो है उसको हम 0 मानते हैं, अगर बच्चा इलियक स्पाइन से ऊपर है तो वो -1, -2, -3, -4, -5 स्टेशंस होते हैं, और अगर 0 से नीचे है तो +1, +2, +3, +4, +5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यूज सराउंडिंग द नेल इज नोन एज। नेल के सराउंडिंग में टिश्यू का इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लबिंग, कोलिनेशिया, पेरोनेशिया, या ओनाइकोलिशिस? जल्दी से कमेंट करिए, क्या कहेंगे सराउंडिंग नेल्स के इन्फ्लामेशन को? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा पेरोनेशिया, क्योंकि क्लबिंग जो होता है वो हमारा अब नॉर्मल राउंडेड शेप नेल हो जाता है, जो हमारा नेल बेड है वो राउंडेड शेप का हो जाता है इसमें क्लबिंग में। ये मतलब बहुत टाइम से अगर ब्लड की डेफिशिएंसी, मतलब ब्लड नहीं मिल रहा, मतलब किसी को एनीमिया है, तो उसको उसमें हमें देखने को मिलता है क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। और जो हमारा कोलिनेशिया है इसमें हमारा स्पून शेप का हो जाता है नेल, ये भी आयरन डेफिशिएंसी के कारण ही होता है। और जो ओनाइकोलिसिस है ये हमारा नेल जो होता है सेपरेट हो जाता है, मतलब जो उसके नीचे स्किन होती है उससे वो सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट और कैरी आउट स्किल्ड मूवमेंट एंड गेस्चर्स डिस्पाइट हैविंग द डिज़ायर एंड फिजिकल एबिलिटी टू परफॉर्म देम। मतलब वो उसकी एबिलिटी, मतलब वो कर सकता है मूवमेंट्स पर वो कर नहीं पाता है, उसकी लॉस हो जाती है एबिलिटी। ये कौन सा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है? एनहेडोनिया, अप्रैक्सिया, अपैथी, या एमनेशिया? जल्दी से कमेंट करिए, कौन सा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें लॉस हो जाती है उसकी एबिलिटी कोई भी स्किल्ड मूवमेंट को करने की, जबकि उसमें एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी उसके अंदर है ये करने की? इसका करेक्ट आंसर है बी, एप्रैक्सिया। ये ड्यू टू ब्रेन डैमेज की वजह से देखने को मिलता है। जबकि एनहेडोनिया क्या होता है? इनएबिलिटी टू फील प्लेजर, मतलब प्लेजरेबल मूवमेंट्स में भी उसको प्लेजर नहीं आएगा। और अपैथी जो होता है ये लैक ऑफ इमोशन हो जाता है। एमनेशिया, मेमोरी लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट रेगुलेटरी सेंटर, हीट रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी इज लोकेटेड एट। हीट रेगुलेटरी सेंटर कहाँ पे है हमारी बॉडी में? मेडुला ऑब्लोंगेटा में, थैलेमस में, लिम्बिक सिस्टम में, या हाइपोथैलेमस में? जल्दी से कमेंट करिए, हीट रेगुलेटरी सेंटर कहाँ है हमारे बॉडी में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया भी हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, दैट इज हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द नर्स एडमिनिस्टर ईयर ड्रॉप टू अ 7-year-old चाइल्ड, हाउ डज द नर्स पुल द पेशेंट ईयर? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब बच्चे को, 7 साल के बच्चे को ईयर ड्रॉप डाल रही है तो वो जो ईयर है उसको कैसे पुल करेगी?
आउटवर्ड करेगी, बैकवर्ड करेगी, अपवर्ड और बैकवर्ड करेगी, या फिर बैकवर्ड और डाउनवर्ड करेगी? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, अपवर्ड और बैकवर्ड। जो बच्चे हैं उसमें अपवर्ड और बैकवर्ड पुल करते हैं, और जो एडल्ट्स हैं उसमें हम बैकवर्ड और डाउनवर्ड पुल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोनिक फ्लूइड? इनमें से कौन सा आइसोटोनिक फ्लूइड नहीं है? 0.9% NaCl, Rl, डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, डेक्सट्रोज 5% इन NS। जल्दी से कमेंट करिए कौन सा आइसोटोनिक फ्लूइड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, डेक्सट्रोज 5% इन नॉर्मल सेलाइन। ये हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। बाकी सारे जो 0.9% NaCl, Rl, डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, ये तीनों ही हमारे आइसोटोनिक फ्लूइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनियर्स डिजीज इज रिलेटेड टू? मेनियर्स जो डिजीज़ है वो किससे रिलेट करती है? आई से, ईयर से, रेस्पिरेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम? इनमें से कौन से सिस्टम से रिलेट करती है मेनियर्स डिजीज़? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ ईयर। जो मेनियस डिजीज़ है वो हमारे इनर ईयर का डिसऑर्डर है, जिसमें हमें पेशेंट में वर्टिगो और हियरिंग लॉस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेस बिटवीन आर्केनॉइड एंड पायामेटर इज कॉल्ड? जो पायामेटर और आर्केनॉइड के बीच में स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एपिड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस, सब आर्केनॉइड स्पेस या एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस? जल्दी से कमेंट करिए कौन क्या कहते हैं स्पेस बिटवीन आर्केनॉइड और पायामेटर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, दैट इज सब आर्केनॉइड स्पेस। एपिड्यूरल जो होता है वो हमारा ड्यूरा मैटर और वर्टिबल वॉल के बीच में स्पेस होता है। सब ड्यूरल स्पेस जो होता है बिटवीन ड्यूरा मैटर और इनर आर्केनॉइड मैटर के बीच में होता है। और एक्स्ट्रा ड्यूरल मैटर जो होता है, एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस जो होता है वो इनसाइड क्रेनियल वॉल्ट होता है। ये नॉर्मली तो हमें नहीं देखने को मिलता, बट कोई भी पैथोजेनिक कंडीशन होती है तो ही हमारे तभी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच असेसमेंट इंडिकेट द नर्स अबाउट डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक इन MI पेशेंट इन ICU? इनमें से कौन सा कार्डियोजेनिक शॉक को शो कर रहा है? ब्रेडिकार्डिया, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ओलिग्यूरिया, वार्म एंड फ्लश स्किन? इनमें से कौन से ऑप्शन में जो है कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिल रहा है? जल्दी से कमेंट करिए कार्डियोजेनिक शॉक कौन से ऑप्शन शो कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ओलिग्यूरिया। कार्डियोजेनिक शॉक में हमें ओलिग्यूरिया देखने को मिलेगा। ब्रेडिप्निया नहीं देखने को मिलेगा, टेकिप्निया देखने को मिलेगा। इंक्रीज ब्लड प्रेशर नहीं, डिक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। वार्म और फ्लश स्किन नहीं, कोल्ड और क्लैमी स्किन देखने को मिलेगी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू फ्रूड विच कॉम्पोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल? इनमें से कौन सा रियलिटी प्रिंसिपल पे पर्सनैलिटी डिपेंड करती है? इड, ईगो, सुपर ईगो या ट्रस्ट? जल्दी से कमेंट करिए कौन सा रियलिटी प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ईगो। ईगो जो होती है वो हमारी रियलिटी प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है। बाकी जो इड है वो हमारा प्लेजर प्रिंसिपल पे करता है। सुपर ईगो जो होती है वो हमारी मोरल प्रिंसिपल पे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ कॉज ऑफ APH? इनमें से कौन सा APH का कॉज नहीं है? APH इज एंटीपार्टम हैमरेज, प्लेसेंटा प्रीविया, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, एब्रप्सियो प्लेसेंटा, रप्चर ऑफ यूट्रस? इनमें से कौन सा नहीं है कॉज APH? एंटीपार्टम हैमरेज मतलब डिलीवरी होने से पहले जो हमारा हैमरेज होता है, इनमें से कौन सा कॉज नहीं है उसका? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज़ कॉर्ड प्रेजेंटेशन। कॉर्ड प्रेजेंटेशन से कोई ब्लीडिंग नहीं होती, क्योंकि ये मतलब डिलीवरी के टाइम या उससे कुछ टाइम पहले कॉर्ड प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। ये हमारे APH से रिलेटेड नहीं है। APH से रिलेटेड हमारा प्लेसेंटा प्रीविया है। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, जो हमारा प्लेसेंटा है वो कवर कर लेता है, जो हमारी ओपनिंग होती है जो सर्विक्स की उसको कवर कर लेता है। और एब्रप्शियो प्लेसेंटा में क्या होता है, प्लेसेंटा जो है हमारा यूट्रस से डिटैच हो जाता है, पहले ही मतलब बिफोर डिलीवरी ही डिटैच हो जाता है एंटीपार्टम पीरियड में ही।
और रप्चर ऑफ यूट्रस मतलब यूट्रस रप्चर हो गया तो भी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो ये तो तीनों कॉज हैं, बट कॉर्ड प्रेजेंटेशन इसका कॉज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्ड क्लैंपिंग इज डिलेड बाय 1 to 3 मिनट्स इन नियोनेट्स बिकॉज जो कॉर्ड क्लैंपिंग है वो हम 1 से 3 मिनट के बाद ही करते हैं नियोनेट्स में। क्यों? प्रिवेंट करती है एनीमिया इन वुमेन में, प्लेसेंटा सेपरेट इजीली हो जाता है इसलिए, प्रिवेंट जॉन्डिस इन नियोनेट, या नियोनेट गेट कॉर्ड ब्लड। क्यों करते हैं हम? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नियोनेट गेट कॉर्ड ब्लड। मतलब जो नियोनेट है उसको कॉर्ड का जो ब्लड है वो भी मिल जाए, इसलिए हम 1 to 3 मिनट थोड़ा रुक जाते हैं, कॉर्ड क्लैम्प थोड़ा लेट से करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर सिफिलीज। सिफिलीज के लिए इनमें से कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस है, सार्कोपिटस केबाई, नेसीरिया गोनोरिया, या ट्रेपोनेमा पैलिडियम। कौन सा है इसमें से पॉजिटिव एजेंट सिफिलीज का? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज ट्रेपोनेमा पैलिडियम। ये जो है कॉज करता है हमारा सिफिलीज। बाकी HIV एड्स और जो सार्कोपिटस केबाई है ये इच माइट होती है, ये स्केबीज को कॉज करती है। निसेरिया गोनोरिया जो होता है वो हमारा गोनोरिया जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है उसको कॉज करती है। थैंक यू गाइस। तो ये था हमारा पूरा CNCI का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्व पेपर। तो आप सबको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को, और हमारे मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हमारे जो टेस्ट सीरीज़ हैं उसको बाय कर सकते हैं आप हमारी। अब CHO और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन CHO 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित CHO और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षाओं के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से।